Good evening and welcome. Good evening, sir. Good evening, Renu ji. Good evening, Tony. Good evening, Preeti ji. Good evening, Kavan. So, good evening and welcome. How are we? How are we doing? All of you are on mute, so possibly you will have to unmute yourself and then talk. Yes. Very good. Full self-expression, huh? Okay, good. Shashi, have you had a haircut or what? Yes, I had a haircut. Looks like it. Yeah, 2-3 months, and I suddenly realized that I'm not going to the went for a haircut since long, so I thought I'd have that. So that's for me. And how are things going for others? कैसे चल रहा है? पिछले हफ्ते से अभी तक की जर्नी कैसी रही? Thumbs up. एक प्रीति जी ने thumbs up दे दिया, so all going fine. Good. तो all plan के हिसाब से चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है. कोई जबरदस्त insights मिले और उसकी वजह से कोई results अच्छे आए, वो भी बहुत बढ़िया बात है. तो आपको या तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका पिछला हफ्ता यार रहा होगा either good or bad or ugly, doesn't matter. But the main thing is that एक हफ्ता निकल गया और अभी भी आप डटे हुए हैं, क्रीज पे खेल रहे हैं जिंदगी का गेम. That is more important and you are enthusiastic, energy high है and you are looking forward to life. So how many of you are looking forward to life? Show me your fist. Yeah, good. तो चाहे कुछ हो जाए, आगे बढ़ेंगे and journey को continue करेंगे. That is the spirit. So that's why we are all here, right? So all of us are seekers and all of us are on a journey, and we are committed that we are going to make this game very, very interesting and encouraging for those in our life. Okay? तो मैंने आज मैंने एक पोस्ट कल सुबह देखा था, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो जिससे आप लोगों को बता रहे हैं व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ. तो इट शुड बी इंस्पायरिंग. How you live your life is a example for others, in your family, in your friend circle, for all the people who know you. तो आप सबके लिए अगर आप एक रोल मॉडल हैं तो आपको वैसे ही जिंदगी जीनी है. तो अपनी छोटी मोटी परेशानियों से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है. ओके? तो अगर अभी मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे घुटने में थोड़ा सा अभी ठोकर खा गई है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, डज इट मैटर? नो, इट डजंट मैटर. ओके? अगर कहीं पे बॉडी में कहीं एक छोटा सा बॉयल हो रहा है और उसकी वजह से कट हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां हैं, is that going to dampen my spirits? Absolutely no. Because right now I'm committed for something else. When you take up a bigger purpose in life, then छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं वो आप खेल खेल में निकाल देते हो. एक चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. You know, so that is the spirit. Okay, good. So how many of you are happy with the way your life is going? बेशक प्रोग्रेस सही जा रही है, रिजल्ट सही नहीं मिले लेकिन प्रोग्रेस सही हो रही है. ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ओके, एंड इट शोइंग जो रेगुलरली आ रहे हैं उनको वो दिखेगा भी. करेक्ट. एंड सो वेलकम वैभव गुप्ता जी एंड वेलकम स्मृति. यस. तो जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर लें तो अच्छा होगा, डिस्कशन बढ़िया होती है. वरना सिर्फ नाम ही रह जाता है, मुझे पता नहीं चलता कि आप कितना सुन रहे हो, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो. सो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस, अदरवाइज यू कैन कैरी ऑन व्हेनेवर यू वांट टू से समथिंग. अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ कोई भी सवाल अभी तक आपका, क्योंकि आज का हमारा एजेंडा सबको मालूम है, मैंने एजेंडा डाल दिया था. अष्टांग योग. अष्टांग योग का आज हम ओवरव्यू करेंगे. तो 8 स्टेप्स ऑफ योगा जो हैं, योग मार्ग पे चलने का जो स्टेप्स हैं, उनके ऊपर आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे. So many of us are aware of it, so that is fine. So it will be a recap because this is something which has to be drilled in again and again and again. तभी आप एक सही ढंग से उसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं, right? So yeah, so welcome everybody, and now let us look at any questions that you have. अभी तक हमने जो कुछ कवर किया, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से जो हम कवर कर रहे थे that was something else. उसको अलग टॉपिक था, उस पर हम बात कर रहे थे नॉन अटैचमेंट की, राइट? और उसमें हम पिछले हफ्ते हमने क्या बात करी थी? हाउ यू क्रिएट हेवन एंड हेल ऑन अर्थ. करेक्ट. तो ऐसी चीजों पे हम बात कर रहे थे
कि आप अपनी जिंदगी को स्वर्ग भी बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को नर्क भी बना सकते हैं यहीं धरती पे जीते हुए। तो वो कैसे हम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई डाउट हो आपको, फिर योग मार्ग पे आपके चलने में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में क्या क्या चीजें आपको मॉनिटर करनी है, क्या क्या चीजें आपको हेल्प करेंगी, तो ये सब चीजें हम बात कर रहे थे। प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, उन सब पे हम थोड़ी बात कर रहे थे। ओके राइट। तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किसी भी तरीके के सवाल हो आपके तो आप पहले सवाल पूछ लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने आज के एजेंडा में। कौन पूछना चाह रहे हैं, कोई शेयर करना चाह रहे हैं, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? Nobody wants to share and nobody wants to ask question, तो I take it जब कोई भी सवाल नहीं पूछता ना तो मेरे को पूछना पड़ता है, या तो सब क्लियर है, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में भी पूछता हूँ पहले हमेशा, या तो सब क्लियर है यहाँ पे, या सब कुछ क्लियर है ऊपर से, सब ऊपर से निकल गया है कि सर कुछ समझ में नहीं आया, जो भी बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, शशि भैया, it is here. गुड। It is right here. आपसे तो खैर मेरी बात होती रहती है, तो आई नो दैट आपके तो सब सेटल डाउन है सारी इंफॉर्मेशन, so that is good. But for others, I take it, I mean of course that was said as a little bit of a joke. तो अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आपको बिल्कुल निसंकोच पूछना चाहिए, चाहे आप पहली बार आ रहे हो आज या फिर आप रेगुलरली आ रहे हो। तो उनको मालूम है कि ये मेरा जो रहता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है एजेंडा, ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंडा है तो पहले ही मिनट से शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद में भी शुरू हो सकता है। तो अगर आपके कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, और यहाँ बैठते हुए ही अगर आपके दिमाग में कोई उधेड़-बुन चल रही है, किसी एक सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, तो सिचुएशन का समाधान हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, राइट? तो यू शुड बी फ्री इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर so that we can find out a solution for that. Correct? So everybody okay with that? Yeah. So I have your permission to go ahead with today's agenda? Absolutely. Yes. Perfect. Great. तो आज का हम शुरुआत करते हैं। अपने योग मार्ग पे जाने के लिए सेज पतंजलि ने एक अष्टांग योग, जो कि बहुत फेमस है, आप इसको गूगल सर्च करेंगे सारी थ्योरी मिल जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे ज़्यादा डिस्कशन ना करके एक ओवरव्यू करेंगे, और जो फिर आपके दिमाग में आ रहा है उनको हम लेके आगे बढ़ेंगे, राइट? तो अष्टांग योग, तो जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये पहले किया हुआ है, तो कौन बताना चाहेंगे कि ये 8 स्टेप्स जो हैं धीरे धीरे पॉइंट वाइज उसी सीक्वेंस में, करेक्ट, जैसा ये है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसका एक सीक्वेंस है, पहले कुछ लेवल्स बॉडी के लेवल पे हैं, फिर जो है वो माइंड के लेवल पे हैं, और फिर अल्टीमेटली डिवाइन के साथ जो अल्टीमेट कनेक्शन होगा उसके लिए है। तो जो अष्टांग योगा बोलते हैं उसके 8 स्टेप्स ऑफ योगा है, 8 फोल्ड स्टेप्स बोलते हैं इसे, या 8 स्टेप्स ऑफ योगा बाय सेज पतंजलि। लॉन्ग टाइम बैक ही गेव दैट एंड वेरी इफेक्टिव। पर इंडिया की जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए कम लोगों ने उसको अपनाया, लेकिन जब वो बाहर से विदेशी ठप्पा लग के आता है तो ये अमेरिका गया, अमेरिका से वापस आया, उसके बाद जितना फेमस हुआ उसके बाद वो बहुत कुछ फेमस हो गया। नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू डू योगा, बट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ योगा दैट वी डू इन द पार्क। योगा मैट खरीद लिया और पार्क में पहुंच गए, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो इसमें कौन से स्टेप का कौन सा पार्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सो वी विल सी दैट। तो वेलकम अमन जी। करेक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो पतंजलि का जो 8 स्टेप्स का योगा है, जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, वो स्टेप्स क्या क्या हैं उस पर हम बात करेंगे, राइट? तो कौन बताना चाहेंगे ये 8 स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, हाँ जी। यम। नंबर 1 यम, ओके गुड। नंबर 2 सर बॉडी लेवल पे यम, नियम और आसन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यम, हार्ट लेवल, हाँ हार्ट अच्छा, लेवल 8 बताएंगे आप? 8 बताएंगे, चलिए बताइए। चलिए कोई और बताए? नहीं मैं बताऊं? नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। फिर सर हार्ट लेवल पे प्राणायाम, ओके। फिर माइंड लेवल पे प्रत्याहार और धारणा, ओके वेरी गुड। और सोल लेवल पे ध्यान और समाधि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिक्वेंशली अगर हम बोलें तो पहला जो है यम, ओके। अभी हम डिटेल्स में आएंगे, इसका अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, जो भी जिन्होंने नोट नहीं किया या पहली बार आ रहे हैं उनको पहले नाम बता दें। तो इंट्रोड्यूस में होता है, पहला स्टेप है आपका यम, सेकंड है नियम, ओके, थर्ड है आपका आसन, फोर्थ है प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याहार,
सिक्स्थ धारणा, सेवेंथ ध्यान, समाधि, जिसको आमतौर पे हम मेडिटेशन बोलते हैं, एंड लास्ट और 8वां स्टेप है वो है समाधि। समाधि, लिबरेशन। 8 स्टेप्स क्लियर हो गए हमारे। अब इसको हम देखते हैं ये किस किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे अभी रेणु जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, पहले 3 जो हैं वो बॉडी के लेवल पे हैं। तो ये हैं क्या, देखते हैं। यम जो है इसके 5 स्टेप्स हैं, और यम जो है वो आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं आपके, आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यानी कि सांसारिक दुनिया में जब आप जी रहे हैं तो लोगों के साथ आपने कैसे बिहेव करना है, उसके लिए 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, 5 रूल्स मान सकते हैं, 5 वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इसको हम यम की कैटेगरी में डालते हैं, करेक्ट। तो अभी इस पे आएंगे हम कौन कौन से 5 हैं वो। दूसरा जो है नियम, ये है सेल्फ डिसिप्लिन, नियम सेल्फ डिसिप्लिन। तो पहले 2 जो हैं बेसिकली यम और नियम, ये एक ग्राउंड वर्क हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, जिनसे आपके योग की जो जर्नी है आगे की वो स्मूथ चले। क्योंकि यम और नियम जो हैं ये एक तरीके से आपके पूरे फाउंडेशन या ग्राउंड वर्क जिसको हम बोलते हैं वो जरूरी है। तो यम आपका लोगों के साथ कैसे आप डील कर रहे हैं बाहर की दुनिया के साथ, उसके प्रिंसिपल्स हैं। और नियम जो है जैसे कि नाम से भी क्लियर है, ये है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपको योग मार्ग पे आगे चलने के लिए हेल्प करेगा। ओके, नाउ वी लुक एट द थर्ड, जिसको हम आम तौर पे सब लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं आसन। आसन, बॉडी पोस्चर। ओके, तो हम इसमें आसन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका एक पार्ट है व्यायाम, आसन व्यायाम बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली फिजिकल वर्कआउट होता है। तो आसन का मतलब है सिर्फ एक बॉडी पोस्चर। जैसे अगर मैं आसन में बोलूं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, करेक्ट, या फिर आप आसन, वज्रासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो ये जो पोस्चर है आपका, तो जिस पोस्चर में आप आराम से आधा घंटा, 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स बैठ सकें, दैट, और हम लोगों के लेवल पे, तो वो आपके लिए आसन का काम करेगा। दैट इज अ गोल। इस स्टेप का गोल ये है कि आप अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और एक ऐसे पोस्चर में बैठ सकें जहां पे बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आप आराम से 1-2 घंटा बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्यान में आपके लिए जरूरी है। तो जब हम मेडिटेशन की लेवल पे पहुंचेंगे, मेडिटेशन और ध्यान जो 7th लेवल है हमारा, वहां पे बॉडी को बिना हिलाए डुलाए बैठना है, ओके, जिसको हम बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन की परिभाषा क्या है? स्थिरता और सुखपूर्वक। You have to be stable, painless and comfortable. तो वो आसन है। तो जब हम आसन में बैठे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम 2 घंटे के करीब एक पोस्चर में बैठ सकें। उसको अचीव करने के लिए हम व्यायाम एक तरीका है जिसमें हम बॉडी के हर पार्ट को हर अलग अलग आसन करके, अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू हम बॉडी को फिट बनाते हैं, ताकि हम अल्टीमेटली एक ऐसे पोस्चर में बैठ सकें, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या सुखासन में या वज्रासन में, जहां पे हम कंफर्टेबली 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ध्यान कर सकें। अल्टीमेट गोल क्या है इन पूरे स्टेप्स का? कि आप समाधि के लेवल पे पहुंचे, करेक्ट, दैट इज अल्टीमेट वननेस विद द डिवाइन। वो हमारा 8वां स्टेप है। तो आसन का पॉइंट क्लियर हो गया। क्या है ये? एक पोस्चर में बैठने के लिए पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। पोस्चर में अगर आप बैठ जाते हैं, यहाँ तक 3 जो लेवल हैं ये आपके बॉडी लेवल हैं, क्लियर भी है हमको, है ना? संसार से कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, और फिर हम आ गए बॉडी को कैसे हमने ठीक तरीके से मैनेज करना है। ऑल दिस इज एट बॉडी लेवल। 4th लेवल पे जब हम आते हैं, तब हम 4th स्टेप जो आता है, दैट इज व्हाट? प्राणायाम। प्राणायाम। यहाँ पे आ गए हम अपनी, जैसे हम 5 कोश की बात करते हैं शरीर की, तो पहले 3 जो हमने बॉडी पार्ट के लिए बोला वो क्या है? आपका अन्नमय कोश। तो तीनों जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, दे आर पर्टेनिंग टू अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो कोश अन्न से बनता है, फूड बॉडी, फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, फूड बॉडी, जो भी बोल लीजिए, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन अगर आप एक्चुअल एनालिसिस करेंगे तो अन्नमय जो बॉडी अन्न से बनती है, यानी कि फूड बॉडी, तो आपका फिजिकल बॉडी ग्रॉस बॉडी बन गया वो, करेक्ट। उसके बाद जो लेवल आता है, जो नेक्स्ट लेयर है अन्नमय कोश के बाद, वो है आपका प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इज द प्राण। जो प्राण शक्ति आपके शरीर में बह रही है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी देती है बॉडी को, फिजिकल बॉडी को एज वेल एज माइंड बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? आपके प्राणमय कोश में से।
आपके सारे हमारे जो चक्रास हैं जिनकी हम बात करते हैं हीलिंग के टाइम पे, तो आपके जितने बॉडी में जो चक्रास हैं, नाडीज हैं, ये सब आपके प्राणमय कोश में आते हैं. तो विच इज बेसिकली द, यू कैन से द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी और द करंट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी, जिसकी वजह से आपके शरीर में हलचल होती है या हरकत होती है. ऑल दैट इज गवर्न बाय द प्राणमय कोश. तो दिस प्राण शक्ति है, इस प्राण शक्ति को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं? तो इलोंगेशन ऑफ ब्रेथ, मैनेजिंग द ब्रेथ, जिसको हम ब्रेथ के थ्रू कंट्रोल करते हैं, वो है आपका प्राणायाम. प्राणायाम. करेक्ट. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? यम के 5 नियम. स्टेप्स अभी हम बात करेंगे. नियम, इसके भी 5 स्टेप्स हैं, आगे चल के देखेंगे. थर्ड हमने देखा आसन, और फोर्थ देखा प्राणायाम. यहां तक क्लियर है? देन प्राण, जैसे हमने बोला प्राणमय कोश के बाद तुरंत हम आ जाते हैं एक इनवर्ड सेंसेस जो है. नॉर्मली क्या होते हैं हमारे 5 सेंसेस जो हैं, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, वो कहाँ डायरेक्टेड है? आउटवर्ड. हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो आउटवर्ड हैं. जो हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं वो भी आउटवर्ड एक्शन के लिए हैं. राइट. तो हमको अपना ध्यान बाहर की दुनिया से निकाल के अंदर की दुनिया के लिए जाना है, जिसके लिए हमको चाहिए विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस. आपको अपने सेंसेस को बाहर की तरफ से मोड़ के अंदर की तरफ घुमाना है. तो ये जो स्टेप है, यहाँ आप बाहर मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाते हो, ये स्टेप बहुत जरूरी होता है ताकि आप फिजिकल से निकल के अंदर सटल में जा सकें, माइंड में. तो ब्रेथ के थ्रू हम क्या अचीव करते हैं? प्राणायाम के थ्रू नेक्स्ट स्टेप जो अचीव करते हैं वो है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, जिसको हम बोलते हैं प्रत्याहार. तो प्रत्याहार इज बेसिकली विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस. आपके सेंसेस जो हैं, जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, उसको आपने कंट्रोल किया और उनको इनवर्ड घुमा दिया. अब आप बाहर की जगह पे, बाहर की दुनिया देखने की जगह अंदर की दुनिया देख रहे हैं. बाहर की आवाज सुनने की जगह पे अंदर की आवाज को सुन रहे हैं. राइट. तो ये इनवर्ड जो कन्वर्जन या जो रोटेशन हो गई अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं प्रत्याहार. बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपको माइंड, सटल बॉडी जो है आपकी, मनोमय कोश, और उसके तुरंत बाद आगे के जो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की तरफ लेके जाएगा, वो जरूरी है. तो ये जर्नी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, माइंड में मनोमय कोश तक जाने के लिए पहला स्टेप जो है, ये आखिरी के जो 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिला के बोलते हैं संयम. These 3 are clubbed together form संयम. करेक्ट. तो संयम सबसे पहले क्या आता है उसमें? धारणा. धारणा. माइंड के लेवल पे. अब आप, धारणा का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड. सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन, वो अचीव कर रहे हैं. धारणा इज एफर्मेशन, इंटेंशन, जैसे मर्जी मान लीजिए आप. तो आपका एक फोकस्ड अटेंशन जो हो गया, दैट इज धारणा. ओके. धारणा के लेवल से जब हम और डीप चले जाते हैं, तब हम पहुंचते हैं कहाँ पे? ध्यान. दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेडिटेशन. ओके. तो मेडिटेशन के लिए जो हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं अक्सर मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ सर, मेडिटेशन नहीं होती है. सारी चीजें जो दुनिया भर के जो परेशानियां होती हैं, जो नॉर्मल में नहीं आ रही होती, जहां बैठता हूँ मेडिटेशन में, वो सारी चीजें आ जाती हैं. तो आप, मेरे से मेडिटेशन नहीं होती. आप 15 मिनट में, 15 मिनट की बात करो सर, 30 सेकेंड्स नहीं बैठ पाता मैं. यहाँ दर्द, वहां दर्द, यहाँ खुजली, वहां सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. वाई? आप सीधा 7th स्टेप पे जा रहे हैं, जबकि बड़ी क्लियरली बोला गया है कि पहले 7वें स्टेप में अगर आपको पहुंचना है, पहले के 6 स्टेप्स पूरे करने हैं. तो इसीलिए ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जब आप आसन करके, प्राणायाम करके, विड्रॉल ऑफ सेंसेस करके तब बैठेंगे और धारणा के साथ बैठेंगे, तब आपका ध्यान लगेगा. हम बच्चों को भी बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, कहते नहीं होता. नहीं, ध्यान लगा के पढ़ो, कहते नहीं हो रहा है. व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो ध्यान लगाना कैसे है. ओके. एंड ध्यान लगाना इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज एकाग्र चित्त. अपने चित्त को एकाग्र करना है, ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है. ये थर्ड आई की बात कर रहे हैं हम, थर्ड आई चक्र की बात कर रहे हैं. और यहाँ तक सीधा आप पहुंच जाओगे, आप अभी रूप चक्र में बैठे हो, परेशान हो, वहां से आप मेडिटेट करने बैठोगे तो कैसे होगा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. इम्पॉसिबल चीज को ट्राई कर रहे हैं. अगर आप सीधे सीधे मैं योगा करूंगा, मैट खरीद लिया और बैठ गए और मेडिटेशन करने लगे, नहीं होगा. ऑब्वियस है, नहीं होगा. तो इफ यू आर गोइंग टू ए रेगुलर योगा क्लासेस, रेगुलरली आप जाएंगे तो धीरे धीरे वो आपको सारी चीजें सिखाएंगे. तो व्हेन आई यूज्ड टू लर्न योगा इनिशियली, एंड आई हैव शेयर्ड दिस बिफोर आल्सो, तो मेरे गुरुजी थे, तो वो सिखाते थे. बल्कि मैंने उनको नहीं ढूंढा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था. राइट.
मैं तो पार्क में अपने वॉकिंग के लिए गया था अपने फ्रेंड के साथ, एंड ही फाउंड आउट कि तुम लोग आओ, तुमको मैट मैं देता हूँ, तुम बैठो यहाँ पे एंड यू नो स्टार्ट। एंड इट वाज रियल टफ। मैं थोड़ी देर में आगे शेयर करूंगा क्या क्या है, जैसे हम शेयर करेंगे, राइट। एंड उस समय जो बैठने की बात कर रहे थे, बैठे ही नहीं कभी। जैसे ही बैठे आंख बंद करो, सारी दुनिया तभी आ जाए सामने। एंड इट वाज वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग टू डू। पर धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करके जब स्टेप्स सिखाने लगे, पहले उन्होंने थ्योरी सिखाई, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करानी शुरू की, एक्सरसाइजेस फटाफट हो रहे थे, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा पहले पोस्चर पकड़ो, बॉडी को शांत करो। जब बॉडी शांत हो जाएगी उसके बाद ही माइंड शांत होगा। जब बॉडी शांत नहीं हो रही, बॉडी कंट्रोल में ही नहीं है, तो बॉडी शांत कहाँ से होगी? तो दैट इज वाई पहले आसन करने जरूरी है, फिर प्राणायाम करना जरूरी है। करेक्ट। प्राणायाम भी तभी हो पाएगा जब आप ठीक से बैठोगे एक जगह पे, टिकोगे ही नहीं एक जगह पे, तो फिर आप आगे क्या बढ़ोगे? करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को, वो बोलते थे शरीर तुम्हारा है, रोको उसे। कहाँ से रोकें? लॉट ऑफ टसल। तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती है, बट देन एज यू गो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, एंड देन यू कैन मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट इट हैज टू बी स्लो एंड स्टडी एंड ग्रेजुअल। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। अचानक 8वें स्टेप में नहीं, मेरे को समाधि चाहिए बोलोगे, तुम उल्टा टांग लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आ गए हम धारणा में, और उसके बाद आ गए ध्यान में। यहाँ तक के तो एक टिपिकल एक स्ट्रक्चर है। अब पहले स्टेप से चलेंगे और 7 स्टेप पे आ जाएंगे। 7 स्टेप से 8 स्टेप पे जाने का कोई सिस्टम नहीं है। दैट विल कम ओनली विद द डिवाइन ग्रेस, दैट विल कम ओनली विद द डिवाइन ब्लेसिंग। एंड समाधि इज समथिंग जो हम बोलते हैं, जैसे ऋषि मुनि है जो ब्रह्म ऋषि बन गए हैं, उनके लेवल की बात है। तो अगर हम 7वें लेवल पे अगर हम एकाग्रचित्त भी हो गए, अगर थर्ड आई चक्र कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, दैट इटसेल्फ इस लाइफ के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। लेकिन मालूम होना चाहिए समाधि क्या है। करेक्ट। तो समाधि इज बेसिकली यू आर वन विद द डिवाइन। तो उसमें आप भगवान के साथ एक हो गए हो, एकाकार हो गए। दैट इज वननेस विद द डिवाइन इज कॉल्ड यूनियन विद द डिवाइन, जो अल्टीमेटली योग का पर्पस है। तो योगा का अगर आप पर्पस, लिबरेशन तो पहले हो सकता है, लिबरेशन तो थर्ड आई में भी हो जाएगा। थर्ड आई में भी हो जाएगा? हाँ, लिबरेशन तो थर्ड आई में हो जाएगा। लिबरेशन इज बेसिकली आप जो मोक्ष बोल रहे हो, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। ओके। So that will happen at the third eye. That is enlightenment. Enlightenment होना एक अलग चीज है। देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन अलग है। थर्ड आई चक्रा पे जब आपकी कॉन्शियसनेस आती है, यू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। आपकी अवेकनिंग हो गई है और आप सेल्फ रियलाइज हो गए हो। दैट मीन्स यू हैव रियलाइज्ड योरसेल्फ, बट यू हैव नॉट रियलाइज्ड द गॉड, यू हैव नॉट बिकम वन विद द गॉड। तो थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र का फर्क ही यही है। थर्ड आई चक्र इज द परफेक्ट कॉन्शियसनेस टू लिव योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को जीने के लिए थर्ड आई चक्र से ही ऑपरेट कर सकते हैं। एकाग्रचित होके, पूरे पावर्स हैं आपकी बॉडी में, एंड यू कैन कंट्रोल योर बॉडी, यू कैन कंट्रोल योर माइंड, एंड यू कैन लिव योर लाइफ पावरफुली फ्रॉम द थर्ड आई चक्र, सेल्फ रियलाइज्ड। बट यू आर नॉट गॉड रियलाइज्ड। समाधि नहीं लगी आपकी। तो उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, वो सब डिस्कस करेंगे हम। बट देन बेसिक आइडिया इज दैट अगर आप थर्ड आई चक्र पे भी अगर आप पहुंच जाते हो, तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज हो जाती है, जो मोक्ष बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, वो आपको थर्ड आई चक्र पे अवेलेबल है। एंड दैट इज माय गोल कि अभी मैं जो इनफैक्ट मैं अभी बात ही कर रहा था आज आपसे, तो प्रीति जी के साथ डिस्कशन आज हो रही थी मेरी, तो मैं यही बता रहा था कि मेरा जो मैं हीलर्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मेरा मेन पर्पस ही यही है कि आई वांट एवरीबॉडी टू मूव ऑन दिस जर्नी एंड रीच टिल द थर्ड आई चक्र कॉन्शियसनेस एट देयर ओन स्पीड। पर उनको तरीका पता लग गया कि कैसे पहुंचना है। फिर आप इस जन्म में पहुंचो, अगले जन्म में पहुंचो, वो आपकी जर्नी है। करेक्ट। वो कोई नहीं कर सकता, आपको गोद में लेके कोई नहीं उठा के ले जा सकता। आपकी जर्नी है, आपको अपने कर्मास को हील करते हुए ही आगे ले जाना है। तो आई कैन शो यू द पाथ, इनफैक्ट एनी गुरु कैन ओनली शो यू द पाथ। चलना आपको ही है, आपको अपनी लाइफ को अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ाना है, हील करते हुए। तो योग मार्ग पे भी आप अपनी स्पीड पे ही चलेंगे, पर मालूम होना चाहिए स्टेप्स क्या है। तो आज हमारा जो सेशन है वो यही है कि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि आपके जर्नी के लिए क्या जरूरी है, कहाँ पे हो आप और कैसे आगे बढ़ना है। करेक्ट। तो ये हमने एक छोटा सा ओवरव्यू, फास्ट ओवरव्यू ले लिया, नंबर 1 स्टेप से लेके 8वें स्टेप तक। कोई सवाल, कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है तो कोई आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, रेणु जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, ओके फाइन।
सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, कुछ क्लैरिटी चाहिए हो किसी को तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जिन्होंने वीडियो ऑफ किया है वो भी अगर कोई पूछना चाहें तो जरूर पूछिए, राइट। तो हम बात कर रहे हैं योगा के 8 स्टेप्स की। अभी हमने सिर्फ उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया है, राइट। अब हम डिटेल्स में उस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे उस पर, बाकी स्टेप्स से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया, क्यों? क्योंकि पहले 2 स्टेप्स पे ही आज हम बात करेंगे। तो यम और नियम, इनके जो 5 स्टेप्स हैं उन्हीं को आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको मालूम होना चाहिए कि ये करने का मकसद क्या है और अल्टीमेट गोल क्या है। तो यम और नियम भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, पर्पस उसका यही है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हुए इन 8 स्टेप्स से होते हुए एटलीस्ट ध्यान वाली स्टेज तक क्लैरिटी हो हमको कि कैसे पहुंचना है। और ये हम जब जाते हैं तो आपको, अगर हम चक्रास के हिसाब से बात करूं तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो भी रूट चक्रा से निकल के थर्ड आई चक्रा के कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएगी थ्रू दिस स्टेप्स। तो ये कोरिलेशन है हमारे जो एनर्जी बॉडी है, जो हमारे प्राणमय कोश है, उसके थ्रू हम चक्रास के कॉन्शियसनेस को हम एनालाइज कर सकते हैं। एंड योग के अष्टांग जो योग है, इसके स्टेप्स के हिसाब से भी हम ध्यान तक पहुंच सकते हैं, विच इज मेडिटेशन। तो अगर आप आराम से बैठ के, गोल क्या होना चाहिए हमारा, ये सब करने के बाद हम अपनी बॉडी को 2 घंटे के लिए शांति से एक पोज में बिठा के ध्यान कर सकें, तब हमारी ये जो 7 स्टेप्स हैं ये सफल हो गए और हम एक लेवल पे पहुंच गए। एंड दैट विल टेक अस टू एटलीस्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ थर्ड आई चक्रा। कोरिलेशन क्लियर होगा सबको? तो ये हमारा गोल है, यहाँ तक हमको करना है। तो हीलिंग के थ्रू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे हम कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए पहले रूट चक्रा को हील करते हैं, फिर सेक्रल चक्रा को, फिर सोलर चक्रा, देन वी कम टू द हायर चक्रास जो हैं, बैलेंसिंग चक्रा, हार्ट चक्रा आ जाता है। उसके बाद हमारे 3 हायर चक्रास हैं, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड देन क्राउन चक्रा। तो इन सब को हील करना है, इन सबको ब्लॉक्स को हील करते हुए और अपने कर्मास को हील करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ेगी, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली बाहर की चेंज हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं जिंदगी में अपनी लाइफ को बाहर की चीजों को आप फिक्स ना करें, बाहर की चीजों को आप उस पर फोकस ज्यादा ना करके आप अपने अंदर की दुनिया को फोकस करिए जो आपके कंट्रोल में है। और अंदर की दुनिया जैसे जैसे हील होगी, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी बाहर की दुनिया में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लोग बेशक ना बदलें, लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा। और कई सिचुएशन में तो लोग भी बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है। आप अपने बॉस से परेशान होंगे, पता लगा आपने जॉब ही चेंज कर दी, हायर कॉन्शियसनेस में आए, आपकी जॉब चेंज हो गई, नई अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज हो गई, करेक्ट। और कई लोग बाहर रहता है कि लोग वही रहते हैं, तो हर एक लोग को तो नहीं चेंज कर सकते ना, जॉब चेंज कर सकते हो, बाकी चीजें इतनी जरूरी नहीं है कि चेंज करें या जल्दी चेंज हो। तो फिर उसमें आपको लगेगा कि जो लोग हैं मेरे साथ में जो थे, मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो हैं, मेरे पड़ोसी जो हैं, जिनके साथ पहले नहीं बनती थी अब बनने लग गई है, जो जिनके साथ मेरी लड़ाई तू तड़ाक होती थी वो बड़े प्यार से मिलने लग गए हैं, करेक्ट। तो लोगों का बिहेवियर आपके साथ चेंज हो जाएगा, पीपल विल अपीयर डिफरेंटली टू यू, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लग जाएंगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में निरंतर प्रोग्रेस होने लगेगी। So all these are indications that your life is working fine. Making sense? तो ये है हमारा ये जो गोल है अल्टीमेटली थर्ड आई चक्रा, अगर चक्रास के लेवल पे बोलूं, या फिर योग ये अगर मार्ग पे बोलूं, तो हमको ध्यान के लेवल पे सिद्धि पकड़नी है, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस और परफेक्शन वहां तक लानी है। क्लियर? एजेंडा क्लियर है हमारा? कितने लोग एक्साइटेड हैं इस जर्नी में चलने के लिए? यस यस, एक्साइटेड, वेरी गुड, ऑलराइट। तो अब हम आते हैं अपने पहले लेवल पे चलते हैं, क्योंकि अब हम अपनी जर्नी को जरा कॉन्शियस तरीके से शुरू करेंगे। आप ये सब चीजें करते होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, करते होंगे, बट उसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देख के एनालाइज करना जरूरी है कि मेरी जर्नी कहाँ पे शुरू हुई, कब मैंने ये करना शुरू किया, या मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या कितना अच्छा नहीं कर रहा, वो क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टेप्स पे चलते हैं। तो पहला स्टेप जो है यम, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कैसे आप लोगों के साथ दुनिया में सांसारिक व्यवहार कैसे करते हैं। 5 स्टेप्स ऑफ यम, कौन बताएंगे? 5 स्टेप्स ऑफ यम, 2 ही लोग हैं जिन्होंने ये किया हुआ है अभी मेरे साथ। अहिंसा, अहिंसा, वेरी गुड। सत्य, सत्य, वेरी गुड। नॉन स्टीलिंग, अस्त्य, अस्तेय, 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 ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, accumulation, अपरिग्रह, अपरिग्रह,
अपरिग्रह, accumulation, non-accumulation, accumulation, non-accumulation, correct? Non-accumulation. ओके, वेरी गुड। प्रीति जी ने बहुत अच्छा बताया एंड आई एम क्लियर, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट? रेणु जी आप भी एक बार रिपीट करेंगे ताकि कुछ लोगों को और क्लियर हो जाए। आप अपने हिसाब से 5 स्टेप्स क्या हैं यम के बताइए। सर, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और नॉन एक्यूमुलेशन, अपरिग्रह। परिग्रह, करेक्ट, नॉन एक्यूमुलेशन। अब थोड़े से जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो ना भी बोले तो चलेगा, आपको पॉइंट समझना, ठीक है? तो वो ये कोई एग्जाम तो है नहीं कि आपको वही वर्ड लिखना है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट, करेक्ट? सो लेट्स सी द 5 स्टेप्स ऑफ यम एंड देन अभी हम एक एक वर्ड में समझेंगे, तो अभी बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे आगे। डिस्कशन तो के लिए तो पूरा प्रोग्राम है, बट बेसिक आइडिया इज दैट जैसे ही आप एक वर्ड वो बोलें आपको मालूम होना चाहिए कि यम के 5 पार्ट्स हैं और उसका ये एक वर्ड है तो कनेक्ट हो जाना चाहिए दिमाग में। तो शॉर्टकट में काम करेंगे, ओके? सबसे पहले वर्ड आप सुनते हैं सत्य और अहिंसा, पहले बोलते हैं, कोई भी एक बार आप पहले ले सकते हैं। तो प्रीति जी ने पहले बोला अहिंसा, तो पहले अहिंसा ले लेते हैं। Non-violence. अहिंसा, नॉन वायलेंस, क्लियर है ये सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? एंड जब हम अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की, तो हमको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम यम के 5 पार्ट्स और नियम के 5 पार्ट्स की बात करेंगे हम उसको 3 लेवल पे देखेंगे। सिर्फ नॉन वायलेंस बोल देने से काम नहीं चलेगा। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है कि हमको एक्शन में नॉन वायलेंस नहीं करना, लेकिन मैं सोच सकता हूँ मैंने उसको गोली मार दी, ये उसकी टांग तोड़ दी, नो, आप बहुत कुछ नॉन वायलेंस के बारे में सोच सकते हैं, बोल Thoughts, सकते हैं। words and deeds. थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, बहुत बढ़िया। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, ये आपका गोल्डन रूल होना चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं ये 3 लेवल पे अप्लाई होना चाहिए। अगर कोई चीज करने लायक नहीं है तो वो बोलने लायक भी नहीं है और वो सोचने लायक भी नहीं है। तो वही सोचो जो आप बोल सकते हो और वही बोलो जो आप कर सकते हो, which means your thoughts, words and actions should be aligned. एक बहुत पुरानी कहावत भी है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। what is the understanding behind it? एक बार मैंने बोल दिया तो अपने बात के धनी हो, अब मैं वो करूंगा चाहे मेरा नुकसान भी हो जाए। You keep your word, keep your promise. वो शब्दों का अपना धनी है। Value of words. Value of words पत्थर पे लकीर है, एक बार बोल दिया तो वो अपने जुबान का पक्का है, वो नहीं है। That is how you build trust. That is how you build confidence. मैंने बोल दिया ये हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में, कलयुग में, हम किस हिसाब से रहते हैं? अपने फायदे के लिए। Thoughts, words and actions, we are experts. सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते बिल्कुल तीसरी चीज है, करेक्ट? तो ये बहुत बड़ा एक, मैं बोलूंगा, नॉन अलाइनमेंट है, जिससे आप योग मार्ग तो छोड़िए, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी खुश नहीं रह सकते, राइट? तो ये 2 चीजें जो हैं ये कनेक्टेड भी हैं, चाहे आप उसे अहिंसा पहले बोलें, सत्य पहले बोलें, दोनों में आप देखेंगे थॉट्स, वर्ड, एक्शंस में आपको, अगर हम अहिंसा लेके नॉन वायलेंस की पहले बात कर रहे हैं तो सत्य, ट्रुथ, वो बहुत दूर नहीं है, तो दोनों साथ में बहुत जरूरी हैं। और इन दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन को वो सत्य और अहिंसा के लिए ही माने जाते थे, राइट? तो महात्मा गांधी जी उनको बोलते हैं। तो एक इंसान जो एक नॉर्मल इंसान था, अब इस योग मार्ग पे चल के अगर इन सिर्फ 2 क्वालिटीज के लिए वो जो जाने जाते हैं, एक्चुअली ही हैज प्रैक्टिस्ड द होल ऑफ यम एंड नियम टू व्हाटएवर एक्सटेंट ही कुड, करेक्ट? एंड नोबडी इज परफेक्ट, बट देन उन्होंने जितना प्रैक्टिस किया उसी की वजह से वो इस लेवल पे पहुंचे कि फादर ऑफ द नेशन कहलाए, एक बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर के हिसाब से उनको माना जाता है, राइट? नाउ पॉलिटिकल उनका जो भी फ्लेवर रहा हो, जिनके साथ भी उनके अटैचमेंट रही हो, वो अलग चीज है, बट एज ए लीडर डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज में वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं और माने जाते हैं, राइट? सो लेट अस लुक एट सत्य, सत्य द ट्रुथ, जो सेकंड है। इससे क्या समझते हैं हम लोग? सच बोलना, सच बोलना। अगेन किस किस लेवल पे? तीनों लेवल पे। थॉट्स में भी आपको सच, और सिर्फ सच में नहीं, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो सच का मतलब इट इज ऑल्सो व्हाट इज रियल। ट्रूथ मीन्स इटर्नल ट्रूथ, रियलिटी। मेरा सच या आपका सच नहीं, जो सबका सच है, इटर्नल ट्रूथ को भी फॉलो करना है हमने।
तो जो बोल रहे हो, जो किया वो बोल रहे हो, ये ऑनेस्टी हो गई। ऑनेस्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। जब हम ट्रुथ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो ऑनेस्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जो मैं कर रहा हूँ मैंने बोल दिया, हाँ जी मेरे से गलती हुई है, ऑनेस्ट हो, सत्य आपने बोल दिया। पर एक और सत्य है जिसको हम आगे जब हम बात करेंगे तो हमको ये बहुत जरूरी है ये समझना, देयर आर सम इटर्नल ट्रुथ्स। तो सत्य मीन्स ऑल्सो द रियलिटी, असली रियलिटी को समझना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहीं पे बता देता हूँ उसे, हम ट्रायून बीइंग्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आपकी रियलिटी है कि मैं शरीर हूं, करेक्ट, तो क्या होगा? मैं आत्मा, आप नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं, आप मानते हो मैं शरीर हूं और किसी वजह से मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी पैदा हुआ, जिंदा हूं, मैं जी रहा हूं, मर जाऊंगा उसके बाद मेरा कुछ नहीं, मेरे को नहीं मालूम अगला जन्म होगा या नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनको ये भी नहीं मालूम पहले क्या था बाद में क्या था। मैं अभी बस हूं, दैट्स इट, मैं हूं, जिंदा हूं, मुझे खाना चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैं कौन? शरीर। तो अब शरीर की सुविधाओं में जुट गए हैं बिल्कुल। मैं मीन ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो वो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, दैट्स इट। जिनके साथ मैं रहता हूँ वो मेरी डेफिनेशन में आते हैं, बाकी सब बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप समझ गए क्या बोलते होंगे ये लोग, जिनकी दुनिया मैं और मेरा परिवार है, वो बाकी सबको अपना कहेंगे जिंदा हो या मर जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। Useless, they're not good for us. Useless, not good, not required, not bothered, totally unconcerned होते हैं ये। मटेरियलिस्टिक भी होंगे, वेल्थ भी एक्वायर करेंगे, घर भी होगा, लेकिन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। वो आपसे बात ही सिर्फ तब करेंगे जब उनको आपकी जरूरत होगी। Now see what is the logic behind it. You have to understand ये सारी बिहेवियर गलत क्यों लग रही है? क्योंकि उनका फोकस जो है एक गलत फैक्ट को लेके पड़ा हुआ है, वो सत्य को पहचान ही नहीं पा रहे। वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। और जो थोड़े से सत्य को पहचानते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तो हम ये जानते हैं क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी लंबी जर्नी है, मैं जन्म पे जन्म लिए जा रहा हूं ताकि मैं अपने एक सोल पर्पस को पूरा कर सकूं। ये सत्य अगर मिल गया अब आपको, तो ये सत्य को फॉलो करना भी जरूरी है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रुथ जो हम बात कर रहे हैं सत्य की। तो सिर्फ सच बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, सच को पहचानना भी होना चाहिए। Truthfulness is not only saying what is right, but you have to actually find out what is right. Get that? तो सिर्फ सेंसेस के लेवल पे नहीं, सिर्फ मैंने जो देखा मैंने बोल दिया, जो सुना मैंने बोल दिया, तो ये तो बहुत ग्रॉस लेवल पे आप बात कर रहे हो सत्य की। तो सत्य है जो असल में जो सत्य है उसकी हम बात करें, तो एक सत्य ये भी है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस सत्य को भी फॉलो करना जरूरी है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रुथ। मेकिंग सेंस? यस। तो अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है कहीं पे भी तो आप जरूर पूछिए, बिकॉज अब थोड़े से हम डिस्कशन लेवल पे आ गए हैं, राइट। तो अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात करी है, यम के 2 पार्ट्स हैं, एक सत्य, एक अहिंसा। दोनों क्लियर है? Yes. सत्य, द ट्रुथ। ट्रुथ नॉट ओनली मीन्स सच बोलना, बल्कि सच को पहचानना, वो ज्यादा जरूरी है, और फिर उस पर अपनी जिंदगी को अमल करना। तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबने सुनी है, मैं वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो वो भी सत्य के लिए माने जाते थे कि हमेशा सच बोलने की बात नहीं हो रही है, सत्य के धर्म और सत्य को उन्होंने पालन किया हमेशा अपनी लाइफ में। राजा थे, गलती करी, अपनी जुबान के पक्के थे, उनकी टेस्टिंग करने के लिए भगवान जी जो भी करते हैं, आपको सब कहानी मालूम है। लेकिन उन्होंने बोल दिया ओके मैं दूंगा। विश्वामित्र थे जो उनकी टेस्टिंग के लिए आए थे, सेज विश्वामित्र, और आपको मालूम है किन किन यातनाओं से वो गुजरे, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र को बोलते ना मैं सच बोलूं, मैं क्या राजा हरिश्चंद्र हूँ, इस तरीके के हमने डायलॉग सुने हुए हैं, राइट। तो या तू राजा हरिश्चंद्र जो हमेशा सच बोलेगा, तेरी बात पे विश्वास क्यों करूं? These are the topics that we normally make comments on each other. तो राजा हरिश्चंद्र, and he was known for सत्य एंड धर्म और truthfulness, करेक्ट। तो सिर्फ सच बोलने वाली बात नहीं हो रही है, सत्य का आचरण करना है, सत्य को पहचान के अपनी जिंदगी को उसी लाइन में चलाना है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ सत्य, दैट इज सत्य। क्लियर? तो सत्य हो गया, अहिंसा हो गया। थर्ड क्या पॉइंट है? अस्तेय। अस्तेय, इसको हम
बोलेंगे नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग। किसी भी जो चीज आपकी नहीं है उसके लिए ना आप सोचोगे, ना चाहोगे, ना उसके बारे में बोलोगे, ना उसको मतलब लेने की कोशिश करोगे, ना उसको डीड में लाओगे। तो जो आपका चीज नहीं है उसके बारे में लालच नहीं करना, उसको पोजेस करने की कोशिश नहीं करना। एंड दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एनीथिंग। तो सिर्फ चोरी की बात नहीं हो रही है कि दूसरे की चीज चुरा ली, दूसरे के आइडियाज भी नहीं चुराने हैं, इसको आजकल हम बोलते हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट वाला इशू भी नहीं आना चाहिए कहीं भी, किसी और की चीज को अपने नाम से लेके छाप दिया, करेक्ट, किसी और के डायलॉग को अपना लेके बोल दिया। एंड ये मैंने इनफैक्ट मुझे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था संजीव से, तो संजीव ने लास्ट टाइम सेशन उस में वाले सेशन में बोला भी था हाँ, कि यू शुड ऑलवेज कोट एंड ट्राई एटलीस्ट से कि ये मेरी नहीं है, किसी से मैंने सुनी हुई बात है। करेक्ट, किसी का कोटेशन यूज कर रहे हो कोटेशन यूज कर रहे हो तो आप तो बोलो। अगर मैं बोलूं तो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो मेरे को बोलना है साथ में कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये शेक्सपियर की स्टेटमेंट है, राइट, बट आई एम यूजिंग दैट बिकॉज आई लाइक दैट एंड मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। जैसे हम उसको बोलते हैं, संदीप महेश्वरी का एक बहुत बड़ा एक डायलॉग है जो मैं अक्सर बोलता रहता था उस समय, you know, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये मेरा डायलॉग नहीं है, तो बड़ी क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ये संदीप महेश्वरी का पंच स्टेटमेंट है, पंच लाइन है, जो मैं अपने ट्रेनिंग से भी यूज करता हूँ, तो मैं हमेशा बोल देता हूँ। तो दिस क्लैरिटी, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको उन चीजों से बचाती हैं कि किसी की चीज को चुराना नहीं है। बोल दो, डिक्लेयर कर दो, परमिशन ले लो एंड देन यू गो एंड यूज इट। तो छोटी छोटी चीजों में भी हमको आइडियाज हो, ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्वियसली पैसा या प्रॉपर्टी हो तो बिल्कुल ही नो है, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्लियर है? तो अस्तेय नॉन स्टीलिंग। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। चौथा पॉइंट क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्मचर्य से हम क्या समझते हैं? ब्रह्मचर्य सेल्फ डिसिप्लिन। आमतौर पे कैजुअल जो हम बात करते हैं उसमें हम क्या समझते हैं? हाँ जी प्रीति जी, आप बोल रहे थे। सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, ब्रह्मचर्य इज वेरी डिसिप्लिन्ड। सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, सेल्फ डिसिप्लिन बोल सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन In एक्चुअली all- नियम में आता है, नियम में आएगा, बट इसमें बहुत स्पेसिफिक है ये। ब्रह्मचर्य जो हम बोल रहे हैं, दैट मीन जो हम पहले बात करते थे सेलिबसी, कंट्रोल ऑन योर कंट्रोल ऑन योर सेक्सुअल बिहेवियर, यू कैन से, करेक्ट। तो या आजीवन कुंवारा रहूंगा, नो काइंड ऑफ ए थिंग, कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नॉट गेट मैरिड, नॉट इन्वॉल्व विद द अदर पर्सन with whom you can have sex, so that way। तो sexual chastity जो बोलते हैं, purity बोलते हैं इसे, right? तो ये एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है ये कि you are abstaining from sexual activity, that is called ब्रह्मचर्य, okay? एंड ये अगर बोला गया है तो ऑब्वियसली कुछ लोग इसमें थोड़े से मिसलीड भी हो सकते हैं, भाई जो मैरिड हैं दे डोंट क्वालिफाई, वो तो योगा कर ही नहीं सकते, वो योगा के अष्टांग स्टेप तक क्या जाएंगे, पहले स्टेप में ही फेल हो गए, वो तो पहले स्टेप के तीसरे पार्ट में ही फेल हो गए। If you are living a family life, so you can't follow brahmacharya. So you have to understand brahmacharya has a deeper meaning. तो deeper meaning क्या है? I will straight away go to the highest level of the meaning. उससे बाकी सारे मीनिंग आप बीच में डिराइव कर सकते हैं। सबसे नीचे वाला मैंने मीनिंग बता दिया, सबसे हायर वाला मीनिंग बता देता हूँ, बीच के जो फ्लेवर्स हैं वो आप अपने आप समझ जाओगे क्या है, करेक्ट। तो ब्रह्मचर्य, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये बोलता है ब्रह्म आचरण, आचरण, ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म को क्या बोलते हैं? अगर आप देखो वेदांतिक नॉलेज में या फिर संस्कृत में हम जो बोलते हैं, आत्मन सोल है, ब्राह्मण भी सोल है, ब्राह्मण, ओके। ये ब्राह्मण वाला ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो कास्ट सिस्टम में आता था, वो नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वो नहीं बोल रहे, वो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ओके। तो ब्राह्मण इज अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं वेदांता में, जो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। बोलने वाली थी कि एज वी से इन वेदांता आल्सो अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि में वो क्या बोल रहे, वो ब्राह्मण वाली बात नहीं कर रहे, जो ब्राह्मण कैटेगरी के जो पंडित लोग होते हैं ब्राह्मण, उनकी बात नहीं कर रहे। ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी विच इज द ट्रूथ, विच इज व्हाट, द डिवाइन। तो ब्राह्मण के जैसे आचरण हो जिसका, वो है ब्रह्मचर्य का मतलब, वो है उसको जो फॉलो करते हैं
वो आचरण चाहिए जो डिवाइन हो। तो ब्रह्मचर्य का एक्चुअल जो हाईएस्ट मीनिंग है वो है डिवाइन बिहेवियर, बिहेवियर लाइक डिवाइन। ओके, तो अगर आपके अंदर वो गॉडली क्वालिटीज आ गई, और ये शुरू में जब गुरुकुल में सिखाते थे तो बचपन से लोगों को, राजकुमारों को भी आपने देखा होगा महाभारत की स्टोरी में अगर पढ़ो, बचपन में उनको गुरुकुल भेज दिया था और फिर वो एडल्ट होके वापस आए थे। जैसे सीरियल में भी हमने देखा था, बच्चे होके गए थे और वापस आए तो दे वर द फुल ग्रोन अप। हाँ, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बन के आए थे वैसे ही आए थे वो लोग। तो एक्चुअली में होता भी यही था, पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे एंड दे वर कंप्लीटली लेफ्ट टू द गुरुज, जो राजगुरु जैसे होते थे। हाँ, तो जो राज परिवार के राजकुमारों को सिखाते थे और मे बी 14 years or whatever years, 14 years, 15 years, 18 years till they are adult and they will completely grown, उनकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई हो, तब वो वापस आते थे। नाउ दे आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। तब तक कंप्लीटली दे वर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। पेरेंट्स के साथ भी नहीं, उनको खबर लेनी पड़ती थी जाके कि क्या कैसे क्या चल रहा है वहां पे। नो डिस्ट्रैक्शन, फुल फोकस। क्यों? उनको डिवाइन बनाना है। By 18, they were already physically, mentally, and emotionally and spiritually achieved the distinctions of the divine behavior. और तब तक ब्रह्मचर्य का पालन उनको करना भी होता था, क्योंकि सेलिबसी वाला पार्ट भी आ गया उसमें। जब वो किसी से नहीं मिल सकते, ऑब्वियस है कि दे आर एब्स्टेनिंग फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज। तो उसमें दो मीनिंग आ जाते हैं। तो ये मीनिंग तो है ही है जो ग्रॉसर टर्म्स में है, बट अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस है यू बिहेव लाइक ए डिवाइन बीइंग। And then when you enter into the family life, you are like two gods are meeting to produce more gods. So ultimately the idea was that when a male and a female gods are meeting and they produce a offspring, that offspring should also be divine. वो divine qualities के साथ ही पैदा होना चाहिए, यानी कि सतोगुण और सतोगुण मिलेंगे तभी सतोगुण और आएगा। अगर रजोगुण और रजोगुण मिलेंगे या रजोगुण और तमोगुण मिलेंगे तो वही कॉम्बिनेशन बनेगा ना फिर। दैट इज व्हाई दिस ब्रह्मचर्य इज सो इम्पोर्टेंट। दिस विल एंश्योर दैट जो हाईएस्ट एनर्जी जो है हमारी, जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को हाईएस्ट लेवल पे जो लेके जाते हैं, तब गॉड्स ओनली क्रिएट गॉड्स। दैट वाज द होल आइडिया ऑफ ब्रह्मचर्य। क्लियर है ये सबको? एनी क्वेश्चंस? क्योंकि एक नया कंसेप्ट होगा आपके लिए, बट ये जानना जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेलिबसी नहीं है, राइट? बट इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली अब कोई डिवाइन बिहेवियर सीखने का मतलब है कि भाई वो कब सीखेंगे? आजकल का एजुकेशन सिस्टम ही डिफरेंट है। नर्सरी से तो वो उसको भी चलना नहीं आया हो तो उसके ऊपर किताबें लाद के हम उसको प्री नर्सरी में भेज देते हैं बच्चे को। तो वो अपनी ऑटोमेटिक लाइफ में अपने 12th तक जी रहा है, उसके बाद 12th के बाद अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, एंड देन ही इज बर्स्टिंग विद those energies and he doesn't know how to handle those energies, and then he gets into all kinds of, he means I'm just generalizing, she भी वही चाहिए, right? So he or she, but the teenagers have no idea how to handle their energies, correct? Actually आज के एजुकेशन सिस्टम is just we are slogging and no purpose and no touch of spirituality, no knowledge, विजडम है ही नहीं। रटना है, पढ़ के रटना है और लिखना है, मार्क्स आ जाएंगे ताकि एक नौकरी मिल जाए। भैया पहले वाले सिस्टम में हमारे टाइम में भी इट वाज, जो हम लोग स्कूल में थे, मुझे याद है कि एक साल हम लोग को प्रॉपर महाभारत की बुक पढ़ाई गई थी, बकायदा क्वेश्चन आंसर्स होते थे, एंड एक बार रामायण पूरी पढ़ी थी हमने एज अ टेक्स्ट बुक विद सप्लीमेंट्री बुक। Mahabharata, Ramayana and Bhagavad Gita were three major books which we studied in 8th, 9th and 10th. Maybe 10th में चाहे boards में नहीं आई थी, लेकिन we studied that as a part of our education system. Very good. वो अब खत्म हो गया। Very good, खत्म हो गया। That's what I'm saying. Earlier it was there. उससे पहले तो जैसे मैं बता रहा था गुरुकुल वाला तो खैर सिस्टम बहुत पहले की बात है। उसके बाद भी थोड़ी देर तक I also remember during our days moral science की क्लास होती थी. There would be some guru or somebody who would come and do some of course वो अलग बात है, उस समय हम सो जाते थे कि अच्छा है सोने का टाइम आ गया, नो इट्स अ डिफरेंट आइडिया। बट देन बेसिक आइडिया वाज अगर हमको वो सिखाया जाता, कुछ भी चीज अंदर जाती तो एटलीस्ट नॉलेज तो मिलती, विजडम बाद में बन जाती, लेकिन नॉलेज तो आती, पर वो मिसिंग है। तो डिवाइन बिहेवियर नहीं हो रहा है, उसका बीज भी नहीं आया, तो ऑब्वियसली अब आप ऑटोमेटिकली कहाँ से जाएंगे? सतोगुण कभी आया ही नहीं, तो किस में घुसोगे आप? आप तमोगुण और रजोगुण में अपनी जिंदगी बिता रहे हो, राइट?
and then this adult after maybe say 25 years or so, जब वो पूरी तरह से सोशल कंडीशनिंग, जिसको मैं सोशल हिप्नोसिस बोलता हूँ, उसकी वजह से और प्री कंडीशनिंग की वजह से पूरा नेगेटिव हो चुका है, ओके, अब वो तमोगुण में जी रहा है और उसकी मैरिज हो जाती है एंड ही फाइंड्स अ पार्टनर एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट दे आर सपोज्ड टू फर्दर देयर फैमिली एंड दे इंडल्ज इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी। मैरिज हो गई, ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। दो लोग जो तमोगुण में बिल्कुल धसे हुए हैं, जो रूट चक्र पे ऑपरेट कर रहे हैं, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग, ऑब्वियसली दे कांट प्रोड्यूस गॉड्स। वो तमोगुण में है तो तमोगुण वाला ही एक बच्चा पैदा होगा, तो नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। और जो सतोगुण में जो सतयुग में होना चाहिए था, सतयुग धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहाँ गया, कलयुग में पहुंच गया। कलयुग में पहुंच गया। So that was how the whole deterioration has come. And इसमें corrective action क्या है? Raise your consciousness. Raise your consciousness. अब ये नहीं बोल सकते कि वापस आप 18 साल में तो नहीं हो सकते, पर आप जो भी एज में हो, raise your consciousness, and whenever you are indulging or in the sexual activity, you have to be the divine behavior. That is the basic concept of brahmacharya. Divine behavior means what? Full respect for each other as a soul. Male god, female god meeting, respecting each other. तो obviously वहां पे कोई force नहीं होगा. So you are not forcing the other person to enter into a relationship. There is no question of manipulation. There is no question of cheating. There is no question of all other जो आजकल बहुत common हो गया, correct? तो हार्ट ब्रेक, हार्ट अटैक जो भी हो रहे हैं वो सब नहीं होने चाहिए, because you are dealing as a divine, you are dealing with a divine being. तो full respect के साथ, no force, and with complete agreement, when you are into a sexual activity, that is when it becomes a divine behavior. So wicked behavior, so making it clear, right? तो इसमें sexual जो हम बोलते हैं promiscuity जो होती है, जो sexual misbehavior होता है, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स की बात हो रही है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? दैट गोस अगेंस्ट द डिवाइन बिहेवियर। सो व्हाटएवर इज देयर एज अ डिवाइन बिहेवियर, यू विल नो दैट। और वो डिविनिटी के बीच आपको अगर सही ढंग से मिल जाए, गुड, वरना आज की डेट में भी आप अपनी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। तो तमोगुण नो, रजोगुण नो, सतोगुण में आ जाइए, एंड देन व्हेन यू आर डीलिंग विद दैट, यू आर शोइंग ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण जैसा आचरण, ये ध्यान रखिए। तो ब्रह्मचर्य सिर्फ सेलिबसी या बैचलरहुड नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्राह्मण जैसा आचरण, ब्राह्मण डिवाइन, डिवाइन आचरण, बिहेवियर लाइक डिवाइन, दैट इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ब्रह्मचर्य। मेकिंग सेंस? यस। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो थर्ड पार्ट हो गया। हम पहले 5 कर लेते हैं, फिर मैं ओपन हाउस करूंगा, यू कैन आस्क व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, बट अगर इमीडिएटली कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए। ओके, राइट। सो आई होप Kavan and Preeti ji and Smriti ji and Nitu ji, you are there listening. In fact, if you have any questions, you should ask. Okay? तो जिनके वीडियो ऑन है उनको तो मैं देख सकता हूँ, जिनके वीडियो ऑन नहीं है उनको कुछ बताना पड़ेगा अगर कोई सवाल हो तो। And meanwhile, Vishakha ji, welcome. You were there for a long time, but I was in a serious topic, so मैंने कहा थोड़ी देर बाद वेलकम करता हूँ। ओके, गुड। सो 3 पॉइंट्स क्लियर। रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। हमने कवर किया अहिंसा, हमने कवर किया सत्य, और हमने कवर किया ब्रह्मचर्य और अस्तेय। क्लियर है ये? 4 हो गए क्लियर? अच्छा, 4 हो गए, वेरी गुड। 5वां रह गया। 5वां क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? नॉन एक्विजिशन, नॉन एक्यूमुलेशन, नॉन पॉसेसिवनेस, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो नॉन एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट नहीं करना है। नॉन पॉसेसिवनेस, ये भी ले, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब इकट्ठा कर लिया अपने पास, बड़ा सा बना के रख लिया सब कुछ। हाँ, चाहे वो खाने की टेबल हो या कुछ भी हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब ले आओ। जितना चाहिए उतना ही तो खाओगे। जरूरत हो तो लो, नहीं तो मत लो। तो अपनी जरूरत के मुताबिक आपको जो चाहिए रखिए। अब हमारी जरूरत, और मैं हमेशा बोलता हूँ अंबानी, तो अंबानी की जरूरत थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। हमारे लिए मे बी एक गुड व्हीकल विल बी गुड इनफ, करेक्ट?
तो मे बी यू विल लुक फॉर योर होंडा सिटी, दैट्स फाइन, गुड। या तो थोड़ा सा और हाई फाई लेनी है तो वो भी ले लो आप, चलेगा। यहाँ तक आपकी नीड है, बढ़िया है, रेपुटेड सोसाइटी है भाई, चाहिए तो एक गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो मे बी होंडा सिटी इज फाइन, ऑलराइट। या आपने i10 ले लिया, दैट्स गुड, गुड इनफ फॉर मी। तो दैट भी हमारी नीड है। लेकिन अंबानी इसकी नीड का, उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट अगर बॉम्बे में करेगा तो फिर वो उसको ब्रेकफास्ट लंच करके वापस डिनर वो कहीं बॉम्बे के जाके जाएगा या फिर कैलकाटा जाएगा या फिर वो इंडिया के बाहर होगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो ही कैन नॉट मूव अराउंड विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिए हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, ज़रूरी है। क्लियर है? तो अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो आपको जो ज़रूरतें हैं उतना आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्यूमुलेशन नहीं करेंगे, दैट इज अपरिग्रह। ओके, क्लियर हो रहा है या कोई अटक गए कहीं? क्लियर है? तो अपनी नीड के मुताबिक, ग्रीड के मुताबिक नहीं, ग्रीड का कोई अंत नहीं है, तो यू कांट फुलफिल योर ग्रीड, तो डोंट गो इनटू द ट्रैप ऑफ ग्रीड। नीड क्या है आपकी? जस्ट आइडेंटिफाई द नीड, और उस नीड के मुताबिक जो कुछ आपको चाहिए वो आप रखिए, और जो एक्सेस है उसको आप सर्कुलेशन में डालिए या फिर उसको चैरिटी में दीजिए, या जो भी आप करना चाहिए करिए। बट देन बेसिक आइडिया इज दैट जो आपको चाहिए दैट यू शुड हैव। बैलेंस you have to dispose of. That is not acquisition, non-possessiveness, अपरिग्रह। इसमें एक कंसेप्ट और भी आता है, not accepting gifts, this is also called अपरिग्रह। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से गिफ्ट ले लेते हो तो he may be actually trying to bribe you। दिवाली में लोग गिफ्ट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, मैंने बंद कर दिया, ना मैं गिफ्ट देता हूँ ना मैं गिफ्ट लेता हूँ। ग्रीटिंग्स दो, विशेस दो, कोई चीज नहीं लेनी ना कोई चीज देनी। क्यों? पहले कॉर्पोरेट्स में होता था, हाँ, जो हमारे मेजर क्लाइंट्स होते थे उनके सबके घर में दिवाली के नाम पे जो पहुंचना होता था पहुंच जाता था, राइट? और उसके बदले में क्या होता था? अगला ऑर्डर हमको मिलता था। यू अंडरस्टैंड? तो सटल वे ऑफ ब्राइबिंग पीपल इज बाय गिविंग गिफ्ट्स। सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ अपरिग्रह, आप गिफ्ट नहीं लोगे। मैं ये नहीं कह रहा सब बंद कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। भैया मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स से लेती हूँ पिछले 15 साल से, उसके अलावा किसी से नहीं। That's fine. Whatever my parents give it to me, it is out of love and their respect. Otherwise, I don't take it from anybody. Perfect है. See, I'm not saying whether you accept it or not, that is fine, absolutely fine. You should be aware of what you're doing. Awareness के साथ लो, पूरी consciousness के साथ लो, तब आपको clear हो जाएगा कि okay, I'm not getting you're trapped into it. तो आपको फंसना नहीं है किसी चीज में। अनजान होके अगर ले रहे हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपने किसी से गिफ्ट ले लिया और वो अब एक ऑब्लिगेशन हो जाती है ना, अरे यार उसे गिफ्ट दिया हुआ है, चलो 5 क्लाइंट्स हैं या 5 वेंडर्स हैं, उसमें से एक ने गिफ्ट दिया है, ऑटोमेटिक थोड़ा सा प्यार आ ही जाता है उस पर, करेक्ट, चलो इसको ऑर्डर दे दिया जाए, या व्हाटएवर इट इज। जैसे बॉस के भी अगर 5 लोग हैं और एक घर में आके उसके पर्सनल काम भी कर जाता है, बहुत कुछ होता है, ये चापलूसी बोलते हैं, इसे बटरिंग बोलते हैं, जो भी बोल रहे हो आप, लेकिन दिस वर्क्स। कॉर्पोरेट्स में तो माना जाता है कि ये तो होना ही होना है। अरे तू तो कल संडे आया ही नहीं मेरे घर, तेरी प्रमोशन कैसे होगी अब? So these are kind of discussions that normally go on. So you have to be very very careful. You are not getting into that trap. ना आपको वो benefits लेने हैं, ना आपने वो benefits देने हैं। So this is if somebody is not on mute, आप mute कर लीजिए, या मेरी तरफ से आ रहा है? Okay. All right. There is some disturbance coming. तो सब लोग अगर mute पे हैं तो गुड, अगर म्यूट पे नहीं है तो म्यूट कर लीजिए। हाँ, नाउ इट्स फाइन। ऑलराइट, सो माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड। तो हम बात कर रहे थे अपरिग्रह। तो अपरिग्रह में एक आ गया नॉन पॉसेसिवनेस और एक आ गया नॉट एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड, ये मेरे को बड़ी रिसेंट उसमें मैंने पढ़ा कि अपरिग्रह का मतलब ये भी है, तो मैंने कहा चलो लेट मी ऐड दैट। ओके, सो आई एडेड दैट इन माय लाइफ एंड सो व्हेन टुडे वी आर डिस्कसिंग इट जस्ट केम आउट। You have to understand, जब भी आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं आपको थोड़ा सा ऑब्लिगेशन हो जाता है, आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ उसको वापस फेवर करना पड़ेगा। तो ये भी नॉन पॉसेसिवनेस या ब्राइबरी के केस में जो भी आ जाता है वैसा आप मान के चल सकते हो इसे, तो नॉट अलाउड। सो दैट इज गोइंग टू पुट यू इनटू अ ट्रैप। बी अवेयर ऑफ इट, समझ लो, देख लो, उसके बाद अगर करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, बट यू शुड नो। तो ये है हमारे 5 स्टेप्स यम के, हाउ यू आर डीलिंग आउटसाइड वर्ल्ड। ओके,
तो फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। कौन रिकैप करेंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं बोला, प्रीति जी और रेणु जी ने तो बता ही दिया था। कौन रिकैप करेंगे फास्ट? और कौन बचे हैं? Anybody who wants to recap? Otherwise somebody has to do that. Tony, how many of you that you remember? Number 1. टोनी जी आप म्यूट पर हो। Okay, ahimsa. Huh? Oh, shit. No, that's fine. Okay, ahimsa, satya, Yeah. brahmacharya, Brahmacharya, and astheya, Astheya. and Last में अभी हम डिस्कस कर रहे थे what is that? अपरिग्रह. That's fine. Aparigraha. I can't pronounce it properly. What is that? अपरिग्रह. Non-accumulation. नॉन एक्यूमुलेशन याद रख लो. अपरिग्रह. अच्छा, अपरिग्रह, whatever. अपरिग्रह. अपरिग्रह. ए लिखो, उसके बाद परि लिखो, ठीक है? हाँ, फिर ग्रह लिखो। फिर ग्रह. अपरिग्रह. हाँ, अपरिग्रह. ठीक. और दूसरा अस्थेय. अस्थेय. ASTHEYA. अस्थेय. Okay. So I'm not using the presentation now, but जब actual में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे तो I will get that, so don't worry. But right now for your understanding and memory इतना ध्यान रखिए, ठीक है? तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सत्य, द ट्रुथ. थर्ड ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण जैसा आचरण, डिवाइन बिहेवियर. एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं, अब एक वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया सारा, ठीक है? तो दोबारा से एक बार सुन लीजिए. अहिंसा, नॉन वायलेंस. सत्य, ट्रुथ. ब्रह्मचर्य, डिवाइन बिहेवियर. अस्थेय, नॉन स्टीलिंग. अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन. एक वर्ड क्लियर हो गया? अब सारी डिस्कशन अब जो हमने करी है वो याद आ जानी चाहिए. क्लियर है? तो आप तीनों को तो क्लियर है, मैंने समझ लिया. विशाखा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे जो भी आपने अभी समझा है? फोर्थ वाला मुझे वो नॉन स्टीलिंग बोले तो समझ में आ गया, नहीं तो आई वाज कंफ्यूज्ड. ओके, क्लियर हो गया वो? गुड, परफेक्ट. तो anybody else who has any kind of questions you can ask. These are the 5 steps of YUM. YUM means external behavior. लोगों के साथ आप वर्ल्ड के साथ जो बिहेव कर रहे हैं, these are the guiding principles. These will help you that you are absolutely rock solid and stable in your behavior with others. Okay? अब कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है इसमें, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जब दोनों क्लैश कर रहे होंगे, किसी सिचुएशन में आप देखेंगे सच बोलूं या अहिंसा को क्लैश कर रहा है, अहिंसा करूं तो वो सच को क्लैश कर रहा है, तो क्या करूं? अक्सर ये होता है कि जैसे मान लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं. ओके, आप कहीं खड़े हो और एक आदमी डरता हुआ भागता हुआ आ रहा है अपनी जान बचाते हुए और कहीं जाके छिप जाता है. ओके, नाउ यू डोंट नो whether he has done something wrong or doing something right or whatever, could be any reason, but you see somebody coming in, running and hiding somewhere and you are watching him. उसने तुम्हें नहीं देखा लेकिन तुमने उसे देख लिया. ओके, और फिर आप बाहर आते हो और उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तभी आप देखते हो पीछे से 2 लोग भागते हुए आ रहे हैं और हाथ में उनके तलवार है या गन है, जो भी है, और वो भाग के आ रहे हैं. इधर देखा, उधर देखा, आपकी तरफ देखा, तुमने किसी को देखा इधर से भागते हुए. Now you don't know who is in the right, who is in the wrong. Situation सिर्फ इतनी है. क्या करोगे? क्या करोगे? 2 वैल्यूज है हमारी जिन्होंने बात करी, एक सत्य है, एक अहिंसा है. क्या करोगे? सर बताएंगे नहीं, क्योंकि सबसे जो उस टाइम पे जो वो है वो ये है कि उसकी जान बचानी है, वो सबसे जरूरी उस टाइम पे है. ओके, तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे सत्य जरूरी नहीं है, यहाँ पे अहिंसा का फॉलो करना ज्यादा जरूरी है. क्लियर? लेट्स लुक एट द प्रिंसिपल्स. तो इस सिचुएशन में आप बोल रहे हो अहिंसा को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, सत्य को साइड में रखो. तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है. दैट इज अ फंडा. क्लियर है? गुड. रेणु जी का ये पॉइंट है. कितने लोग सहमत हैं इससे? बिल्कुल सही है सर. जस्ट झूठ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे और किसी का भला हो तो वो झूठ नहीं है ना. बिल्कुल सही. परफेक्ट स्मृति जी, बहुत बढ़िया आपने बोला.
तो जिस झूठ से अगर किसी को फायदा हो रहा है और अपना फायदा नहीं, किसी और का फायदा हो रहा है और किसी और की जान बच रही है, तब उस झूठ से इज बेटर देन द सच। वो झूठ किसी भी सच से कहीं ज्यादा बेटर है। तो उस केस में आप देखोगे नॉन वायलेंस इज प्राइमरी, इसीलिए नॉन वायलेंस या अहिंसा को फर्स्ट माना गया है, सत्य को सेकंड माना गया है। बट अब ये सिर्फ बोलने की बात हो रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम राजा हरिश्चंद्र के कैटेगरी के जाके हम बात करें तो हम सत्य की जो बात करें, द अल्टीमेट ट्रूथ, तो दैट कम्स फर्स्ट, राइट। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? आई एम ए सोल एंड ही इज अ सोल एंड माय फर्स्ट जॉब इज टू कंट्रीब्यूट टू द सोल। उस लेवल से भी अगर आप देखेंगे तो सोल को कंट्रीब्यूट करने के लिए शरीर का जिंदा रहना जरूरी है। तो किसी की जान बचाना सबसे बड़ा कर्म है। तो वो डिसीजन बिल्कुल सही होगा कि अहिंसा को हमने उस समय फॉलो करना है, सत्य को साइड में रखो। और धर्म की अगर डेफिनेशन अगर आप लें तो धर्म के मार्ग पे चलते हुए महाभारत में भी हम जानते हैं बहुत कुछ कहा गया है जो सच नहीं था, लेकिन That was manipulating of the truth. मैनिपुलेशन ऑफ द ट्रूथ, बट वो धर्म के रास्ते पे था। जो धर्म के रास्ते पे है वो सत्य से ऊपर है। तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हाथी बेशक धीरे बोला, लेकिन उन्होंने बोला क्या? अश्वत्थामा मर गया या अश्वत्थामा इज डेड। और उसकी एक झूठ ने गुरु द्रोणाचार्य को कब वध हो गया उसके बाद, करेक्ट, राइट। और उनको रास्ते से हटाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो अधर्म का प्रतीक थे और ये धर्म युद्ध लड़ रहे थे, ये धर्म के प्रतीक हैं। तो धर्म के मार्ग पे चलते हुए अगर आपको असत्य बोलना पड़े तो वो एक्सेप्टेबल है। और ये किसने कहा? स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सत्य, यस, अपने आप में absolutely brilliant and number one quality which you have to follow. अहिंसा is also there. And सबसे important चीज आगे चल के जो हम देखेंगे कि जब आप लोगों से जब बात कर रहे हैं तो आपके धर्म की जो परिभाषा है that also is equally important. तो सत्य में आपके धर्म भी आता है। ओके, तो सत्य और धर्म के मार्ग पे बोलते हैं ना हमेशा, तो सत्य और धर्म हमेशा साथ में चलते हैं। तो सत्य और धर्म की अगर हम बात करें तो अहिंसा को धर्म के साथ अगर हम जोड़ें तो वो भी गलत नहीं होता, दोनों रूल साथ में सही चल रहे हैं। तो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्लियर करना है कि कोई भी क्वालिटी इसमें एक दूसरे को काटती नहीं है। लगता है कि काट रही है लेकिन वो काट नहीं रही है। सत्य और धर्म के मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो अहिंसा को आप सर्वोपरि मान के चलें। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये ऐसी ऐसी दुविधाएं आ सकती हैं जो लगेंगी दुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल क्लैरिटी से ट्रुथ को पहचानेंगे और उस ट्रुथ को फॉलो करेंगे, देन सेइंग द ट्रुथ इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉलोइंग द ट्रुथ इज रिक्वायर्ड। ट्रुथ के लिए बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट भी बोली हुई है, मेरे ख्याल से आई थिंक दिस क्राइस्ट की सेइंग है ये, फॉलो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री, या सीक द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। करेक्ट टोनी? या तो सीक द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तो कहने का मतलब क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ की बात हो रही है, सिर्फ बोलने की बात नहीं हो रही है। सत्य और धर्म के रास्ते पे अगर आप चलोगे, दैट विल सेट यू फ्री, नो बॉन्डेज, नो कर्मा। करेक्ट? फ्री मींस व्हाट? फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग। तो सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना है। और अगर इसको मैं चक्रा से अगर कोऑर्डिनेट करूं तो ये थ्रोट चक्रा में आपको ये वाली डिस्टिंक्शन मिलती है। जब थ्रोट चक्र आपका हील हो जाता है तब आप सत्य और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। मेकिंग सेंस? Yep. गुड, परफेक्ट। तो ये आ गया आपका यम के 5 पार्ट्स। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी विल क्विकली मूव ऑन टू द, we already overshot time, right? Yes. Oh, I never knew that. Goodness me. So I was wondering, मैं ये क्या हुआ? 9:15 बज गए। Okay, so all right, so let's wind up the session. I hope the session was valuable. Any questions? Otherwise we are through with the 5 steps of YUM today, and next week hopefully we will recap this and we will build on this, और फिर हम आगे चलेंगे नियम के 5 steps को देखने के लिए। तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ भी पूछना चाह रहे हैं? क्लैरिटी है सबको? Yes. Perfect. So with that we end the session today.
thank you very much for your participation, and I absolutely lost count of the time. हाँ, मेरे को time का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, so I'm हमें भी sorry नहीं रहा, for. किसी को भी हमें भी किसी को नहीं रहा. I normally मैं flow में चला जाता हूँ, तो मैं चला ही जाता हूँ flow में. तो anyway, so good. I hope this was valuable for everybody. And जो Yes, कि आपके very- doubts हो, आप group में भी डाल सकते हैं. जो आप सब लोग group में हैं, correct? तो आप group में भी कोई doubts हो, इसके कभी भी कुछ हो, आप उसको group में डालिए. And we will continue this the next week also, and we will touch on Niyam, the 5 steps, right? Okay, So okay. thank you very much. Enjoy a great day. Thank Enjoy a you great so week. much. Thank you so Bye-bye, much. All the best. bye-bye. Good night. Good night.